हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं अक्षय अग्रवाल आपकी तैयारियों को बूस्ट अप करने के लिए आज एक नए सेट के साथ। देखिए, इस समय छुट्टियां भी हैं, एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम्स होने हैं। पीजीटी के एग्जाम्स भी होने हैं, टीजीटी के एग्जाम्स भी होने हैं, एनटी की भी डेट हमारे सामने है। इसके अलावा और भी देश में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। राजस्थान की वैकेंसीज आपने भरी होगी, एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी कॉमर्स की अच्छी सीट्स हैं, आप वो भी भर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन सा टीजीटी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर ज्यादातर आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा, लेकिन हमारी तैयारियों को बूस्टअप करने के लिए आज फास्ट ट्रैक मोड में 2011 टीजीटी कॉमर्स का पेपर आपके लिए 125 क्वेश्चन पूरे बहुत जल्दी मोड में आपके रिवीजन के लिए। तो समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। डबल एंट्री सिस्टम कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत इटली में हुई थी 15वीं शताब्दी में। ल्यूका पैसियोली नाम के स्कॉलर ने सबसे पहली बार डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत पढ़ा है। जब दो फर्म्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को एक्वायर करे और दूसरी फर्म की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसका सही आंसर है अमलगमेशन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गौतम और महावीर दो पार्टनर हैं, 5:3 इनका रेशियो है। नया पार्टनर आ रहा है नवीन 1/5 के लिए, तो आप रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। 1 माइनस 1/5, ये बचा 4/5। क्योंकि नवीन गौतम से महावीर से कितना हिस्सा ले रहा है ये नहीं लिखा है, तो आप प्रॉफिट को 1 मानेंगे। 1/5 नवीन को देने के बाद 4/5 हिस्सा बचा है। अब गौतम का नया शेयर होगा 4/5 का 5/8 और महावीर का नया हिस्सा होगा 4/5 का 3/8, यानी 20/40, 12/40। नए पार्टनर का हिस्सा 1/5 है। डिनोमिनेटर 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/40। 20, 12 और 8, यानी 5, 3 और 2। ये हमारा नया रेशियो है 5, 3, 2। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु सेड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। देखिए, यहां पर सही जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज द गिफ्ट ऑफ रिस्क। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो है प्रॉफिट इज द गिफ्ट ऑफ रिस्क। ये कथन है प्रोफेसर थॉमस का, और इसी से मिलती जुलती एक फेमस डेफिनेशन है, उसको याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ये जो प्रश्न आया था, ये प्रॉफिट इज द गिफ्ट ऑफ रिस्क। प्रॉफिट रिस्क लेने का गिफ्ट है, ये प्रोफेसर थॉमस इसका सही आंसर है। और एक इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, जो प्रोफेसर FB हाउले ने दी थी। ये आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए नोट कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ रिस्क आएगा तो प्रोफेसर थॉमस, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग आएगा तो FW हाउले। अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी का रेशियो 5:3:2 है और बी रिटायर कर जा रहा है, यानी ये रिटायर हो जा रहा है, तो नया रेशियो क्या बचेगा? 5:2। अगर कुछ ना लिखा हो, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है उसको हटा देते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है यही न्यू रेशियो भी होगा और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है? गोपनीयता सबसे ज्यादा सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर में मेंटेन की जा सकती है। इन तीनों में सीक्रेसी मेंटेन करना समस्या है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं,
गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपनी गुडविल किससे लेगा और किस रेशियो में लेगा? बचे हुए पार्टनर से गेनिंग रेशियो में लेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, बचे हुए पार्टनर गेन करते हैं और गेनिंग रेशियो में ही रिटायरिंग पार्टनर को वो गुडविल प्रोवाइड करते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करते हैं? आपने एंट्री पढ़ी होगी, जब सारी एसेट्स जाती हैं बुक वैल्यू पर जाती है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। जब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ऑन अमाउंट ड्यू एट अलॉटमेंट शेयर अकाउंट इज, जब हम ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पूछा है ड्यू करती समय अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जब फर्स्ट कॉल मनी मिलता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? जब भी पैसा मिलता है, चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो, जब भी पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होता है। फर्स्ट कॉल द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब हम शेयर को फॉरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होता, वो क्रेडिट ही होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, किस अमाउंट से डेबिट होगा? कॉल्ड अप वैल्यू ऑन शेयर, जितने रुपए आपने शेयर प्रति शेयर पे कॉल किए हैं उसी से डेबिट होता है। इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज क्रेडिटेड विद, जब आप शेयर्स को फॉरफीट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है कितने अमाउंट से? जितना रुपए का पेमेंट मिल चुका है, रिसीव्ड मनी, जितना पैसा प्रति शेयर पर मिल चुका है वो पैसे को फॉरफीट यानी कि जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद है आफ्टर री इशू, शेयर्स को री इशू करने के बाद जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, वो जनरल रिजर्व में जाता है। शेयर फॉरफीचर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। लिखा है अब राम के पास 50 शेयर है 100 रुपए के, जिसमें 80 वो हमें दे चुका है कंपनी को। नॉन रिसीविंग ऑफ फाइनल कॉल 20 रुपए की रही होगी क्योंकि 80 दे चुका है, वो नहीं दिया, उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? अभी आपने पढ़ा था कि शेयर फॉरफीट करते समय फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है कितने से? जितना रुपया प्राप्त हो चुका है। तो 50 शेयर है और एक शेयर पे 80 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, तो 4000 रुपए जो है उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 100 रुपए के शेयर को अगर 112 में नहीं 102 होना चाहिए, 102 में बेच रहे हैं तो 2 रुपया है वो क्या है? वो प्रीमियम है। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप प्रीमियम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 2013 कंपनी एक्ट पास होने के बाद से शेयर्स को इनिशियली डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है, प्रीमियम पे कर सकते हैं। कंपनी एक्ट कब पास हुआ था? इसका आंसर 1956 है, क्योंकि ये 2011 में आया हुआ पेपर है। आज अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1956 जो है वो गलत हो जाएगा और 2013 कंपनी एक्ट जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है हाउ द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इज कैलकुलेटेड। रॉयल्टी में लैंडलॉर्ड को यानी लेसर को लेसी द्वारा जो पेमेंट किया जाता है वो किसका? क्या मिनिमम रेंट का? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी? नहीं, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट में से जो ज्यादा होता है पहले हम वो देखते हैं।
माइनस अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप कोई है तो वो घटा करके उसका पेमेंट करते हैं। ऑप्शन डी सही है। मिनिमम रेंट, जिसको डेड रेंट भी बोलते हैं, फिक्स रेंट भी बोलते हैं, फ्लैट रेंट भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। वो किस आधार पर डिसाइड होता है? टाइम या एरिया, समय या एरिया, जैसा भी लेसर और लेसी के बीच में समझौता होगा, आमतौर पे ये समय पर ही फिक्स होता है, पर एनम के बेसिस पर, हाफ ईयरली के बेसिस पर, लेकिन लेसर लेसी चाहे तो वो एरिया के आधार पर भी फिक्स हो सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का कुछ बैलेंस बचा हुआ है जिसको अभी आपने रिकूप नहीं किया है, तो उसको कहां दिखाते हैं? वो एक फिक्टिशियस एसेट है और जब तक वो राइट ऑफ ना हो जाए या रिकूप ना हो जाए तब तक वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वो एक फिक्टिशियस एसेट होती है। इसमें से किसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी? कैश प्राइस, हायर परचेज, इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन? देखिए, हायर परचेज में, हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है, तो हमेशा हायर परचेज प्राइस जो होगा वही हाईएस्ट होगा, कैश प्राइस कम होगा। कैश प्राइस और इंटरेस्ट को जोड़ के हायर परचेज प्राइस बनता है। इफ परचेजर डू नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, मैंने इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज पर बहुत सारे क्लासेस आपको दिए हैं, क्योंकि यहां पर कुछ फिक्स नहीं है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात हो रही है या हायर परचेज की, तो हम इसको इंस्टॉलमेंट मानेंगे, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में अगर एक्चुअली आप देखें तो उसको इंस्टॉलमेंट नहीं, हायर परचेज चार्जेस बोलते हैं जो आप पेमेंट करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में अगर आपका पैसा नहीं मिला, आप सिर्फ मुकदमा कर सकते हैं परचेजर, सेलर जो है परचेजर के ऊपर खाली मुकदमा कर सकता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते या कॉन्ट्रैक्ट होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बायर अगर डिफॉल्ट करता है तो सेलर गुड्स को वापस नहीं ले जा सकता, ज्यादा से ज्यादा वो मुकदमा कर सकता है। हायर परचेज सिस्टम में डिफॉल्ट के केस में सेलर जो है वो बायर से गुड्स को वापस भी ले जा सकता है। When does purchaser get ownership in higher purchase system? हायर परचेज सिस्टम में आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ही परचेजर के नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ये इमीडिएटली हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करते ही हो जाती है। विच कैपिटल शुड बी शोन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? पहले भी आपको बताए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। उसके 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें कैपिटल क्लॉज होता है, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है। ये मैंने आपको पहले भी कराया है, कल के एक लेक्चर में भी बताया था, जिसमें बैंकिंग पर मैंने एमसीक्यू दिए थे। 1 रुपए का नोट भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्ट इशू करती है, जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है। बाकी सारी नोट आरबीआई इशू करती है, जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। इसमें से इन्फ्लेशन में सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? इन्फ्लेशन का मतलब है लगातार प्राइस लेवल, अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। महंगाई जब बढ़ती है तो जो लोअर क्लास है या जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो सैलरीड लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, उन पर ज्यादा मार पड़ती है, क्योंकि उनकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती। बिजनेसमैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ने से उनका मुनाफा एडजस्ट हो जाता है। नाबार्ड के बारे में कई बार क्वेश्चन बताए हैं। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए देश का सबसे बड़ा संस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंकिंग वाले में भी बताया है। 1935 में रिजर्व बैंक बना था। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देखिए, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद कैश प्राइस एंड डैश इज डेबिटेड विद टोटल अमाउंट
ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एसेट अकाउंट को तो कैश प्राइस से डेबिट करते हैं, और किसको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से करते हैं डेबिट बायर की बुक में, वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जितना इंटरेस्ट देना है वो बायर की बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होता है, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का क्या अर्थ है, सिर्फ डेटा या स्टैटिस्टिकल मेथड, बोथ या नन? तो यह है दोनों। दोनों स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड केवल आंकड़े और केवल सांख्यिकी विधियां नहीं, बल्कि ये दोनों इसमें शामिल है। स्टैटिस्टिक्स क्या स्टडी करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव नहीं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करता है। अगला प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में या प्लूरल सेंस में होता है, या दोनों होता है? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में होता है। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, राइटर्स के नाम, किताबों के नाम, डेफिनेशंस। पहले के पेपर्स में डेफिनेशंस ज्यादा आती थी, अब जो पेपर का पैटर्न है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे दिखेंगे जिसमें बुक्स या राइटर्स या डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, और अगर वो याद है तो वो आपके सिलेक्शन में आपको बिल्कुल मदद करेगा। ये डेफिनेशन है बाउले की। स्टैटिस्टिक्स में भी राइटली कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, सांख्यिकी को औसत का विज्ञान कहा जा सकता है, ये बाउले ने डेफिनेशन दी थी। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जो डेटा आपने ओरिजिनली कलेक्ट किया है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, जिसको फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी और के द्वारा, जो आपको कहीं से प्राप्त हुए हैं, पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से। इंटरनेट हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है, ये प्राइमरी डेटा है। डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स एक जर्नल है, न्यूज़पेपर है, उससे मिला हुआ डेटा हमारे लिए सेकेंडरी होगा, क्योंकि हमने उसको कलेक्ट नहीं किया है। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के मुकाबले क्या कम रिलायबल है या ज्यादा रिलायबल है? सिंपल सी बात है, जिस चीज को आपने खुद से स्वयं से कलेक्ट किया है वो हमेशा ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद होगी, ये होगा मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय होगा हमारे लिए। देखिए हेडिंग ऑफ रो इन ए स्टैटिस्टिकल टेबल पहले भी बताया है, स्टैटिस्टिकल टेबल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। देखिए जो रो हेडिंग होती है उसको स्टब बोलते हैं, और जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको कैप्शन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रो हेडिंग इज नोन एज स्टब एंड कॉलम हेडिंग इज नोन एज कैप्शन। टाइटल नहीं होता, टाइटल टेबल में ऊपर की तरफ होता है, जो ये बताता है कि ये किस चीज के लिए है टेबल। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? देखिए इस तरीके की सीरीज 10 से 20, 20 से 30, जिसमें इसकी हायर और इसकी लोअर वैल्यू सेम होती है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। इसमें जो हायर वैल्यू है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब अगर सपोज ये मार्क्स है तो जो 20 मार्क्स पाएगा वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। जो 30 मार्क्स पाएगा वो सेकंड वाले में नहीं, इसमें आएगा, मतलब अपर वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। देखिए क्या लिखा है, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, बोथ नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, यानी अगर कोई 40 पाएगा तो वो इसमें नहीं आएगा, 40 से 50 वाले में आएगा। When both lower and upper limits are considered, जब दोनों में से किसी को भी इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते, जैसे 10 से 20, ये 21 से 30 हो गया, 31 से 40 हो गया, इस तरीके की सीरीज जो होती है वो इंक्लूसिव सीरीज होती है। इंक्लूसिव सीरीज का अर्थ हुआ कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। कोई 20 पाएगा तो वो इसी में आएगा, 30 पाएगा तो इसी में आएगा। तो ये है
इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मैंने बताया, ओपन एंडेड का मतलब होता है जैसे लेस देन 10, 10 से नीचे की सारी वैल्यूज, ये ओपन एंडेड होता है। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 39, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लास। ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लास इज नोन एज क्लासिफिकेशन। डायग्राम अलग चीज है, ग्राफ अलग चीज है, टेबुलेशन अलग चीज है, वो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए डिस्पर्सन और मीन डेविएशन, इसमें से कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मोड सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेज इन रेडीमेड गारमेंट्स, देखिए रेडीमेड इंडस्ट्री, कपड़ों के साइज के लिए, जूतों के साइज के लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है वो होती है मोड। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। अब मान लेते हैं कि 20 साल के किसी व्यक्ति के जूते को डिजाइन करना है कंपनी को, तो वो जूतों का मीन या मीडियन नहीं निकालेगी, वो मोड निकालेगी। वो देखेगी कि 20 साल के व्यक्तियों में ज्यादातर लोगों के पैर का या कपड़ों का साइज क्या है, उसके आधार पर कपड़े या जूते बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है मोड। रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में मोड का इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड, देखिए क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। हम ज्यादातर इन्हीं दोनों पर ध्यान देते हैं। Q2 का मतलब होता है मीडियन। Q2 हमेशा जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है। तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, 2 क्वार्टाइल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का मीन मतलब एवरेज 15 है, जिसमें से 2 नंबर 12 और 18 है। 15 नंबर देखिए मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन कितना है 15, सिग्मा एक्स नहीं पता, नंबर ऑफ पर्सन है 15, सिग्मा एक्स आ गया 225। अब उसमें से 18 और 12 दो लोग हट गए, 30 उसमें से माइनस हो गया, 225 में से 30 माइनस हो गया, 195 बचा और 2 लोग भी कम हो गए, तो 13 लोग बचे। अब नया मीन आएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये फिर से 15 ही आ जाएगा, 15 ही इसका आंसर होगा। 15 लोगों का एवरेज 15 है, 18 और 12 वाले 2 लोग हट गए, तो अब हमारे पास क्या एवरेज आएगा, इसका एवरेज 15 ही आ रहा है। इन तीनों का अरिथमेटिक मीन, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 91 प्लस 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है 117/3, यानी 39 इसका मीन आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद द हेल्प ऑफ मीडियन अरिथमेटिक मीडियन एंड मीन द फॉर्मूला ऑफ मोड, कई बार पढ़ा है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। Z मोड को डिनोट करता है, X बार मीन को और M मीडियन को। Z मोड को, M मीडियन को, X बार मीन को। तो इसका सही आंसर है सी। ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है 2 नंबर का, पहले भी बताया है। 2 नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालेंगे। 18 इंटू 8 करने पर 144 आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट 12 होगा। 46 का आंसर है ये। इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, ये मैंने जो स्टैटिस्टिक्स के जो 100 MCQ दिए हैं आपको, उसमें ये क्वेश्चन है, मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बी वाला आंसर इसमें सही है। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन भी होता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, लेकिन आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीका है डेविएशन निकालने का, डिस्पर्सन निकालने का। क्यों कि ये सारी वैल्यूज पर बेस्ड है और ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट रेंज होती है और
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये रेंज की कोफिशिएंट होती है। तो पहला वाला आंसर इसका सही है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। देखिए वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर वेरिएंस 144 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट 144, इसकी वैल्यू आएगी 12। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.25, मीन है 25 इंटू 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 25, इसका सही आंसर है 25। देखिए लिखा है वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट। बुक कीपिंग जहां समाप्त होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहां अकाउंटिंग समाप्त होती है वहां ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। इसमें से कौन करंट एसेट नहीं है, देखिए ये तीनों करंट एसेट्स हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है, ये किसी भी प्रकार की एसेट नहीं है। करंट एसेट्स वो होती हैं जो बैलेंस शीट बनाने की तारीख से 12 महीने के अंदर या तो वो ऑलरेडी कैश में है या जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रॉड्स इंक्लूड द फॉलोइंग, धोखाधड़ी में क्या है, नगद का गबन करना, माल का गबन, खातों में हेरा फेरी, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑडिटिंग का टर्म है। इसमें सारी चीजें फ्रॉड की कैटेगरी में आ रही हैं। देखिए कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर स्टाफ इज ऑक्यूपाइड कंटिन्यूअसली। देखिए कंटिन्यूअस ऑडिट राउंड द ईयर चलती है, आमतौर पे बड़ी संस्थाओं में खास करके बैंकों में कंटिन्यूअस ऑडिट होती है। लेकिन ये डेफिनेशन किसने दी है ये आपको याद करना है, दिस इज गिवन बाय स्पाइसर एंड पेगलर। कुछ चीजें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, राइटर्स हैं, बुक्स के नाम हैं जिनको याद ही करना होगा, तभी आप उसको एग्जाम में कर पाएंगे। इसके बाद वाउचिंग की एक डेफिनेशन दी हुई है। वाउचिंग का मेन पर्पस होता है कि वाउचर्स चेक करना, लेजिटिमेसी आपके एंट्री की, कि जो आपने एंट्री की है वो वाकई में हुआ है, उसका ट्रांजैक्शन या नहीं हुआ है। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है बाटली बॉय ने। ये भी आपको लर्न करना है। पहले आप देख रहे हैं कि पहले के पेपर में लर्न करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अब इनका परसेंटेज कम जरूर है, लेकिन अगर ये एक दो भी आई और आपने सही कर लिया तो वो आपको सिलेक्शन की तरफ जरूर ले जाएगा। देखिए इसमें से पूछा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बना है, मैंने यहां डेट लिखी हुई है। आईडीबीआई और यूटीआई दोनों 1964 है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1948 है, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 1955 में बना है, तो इसका सही आंसर है सी। अब इसके बाद है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज। देखिए ये भी मैनेजमेंट की एक प्रसिद्ध डेफिनेशन है मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा, लेकिन इसका सही आंसर आपको बताना ये है थीवो हेमन। थीवो हेमन, ये भी आपको याद करना है। देखिए आपके पास अगर सॉल्यूशंस होंगे पेपर के, तो सॉल्यूशंस के पेपर के क्वेश्चंस आप जरूर देखिए। किसी भी पब्लिकेशन में जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें 100% आंसर सही नहीं है, तो आप क्वेश्चंस जरूर देखिए लेकिन आंसर्स को बड़ी होशियारी से सॉल्व करिए। अगर आपको जरा भी डाउट है कहीं कि जो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो गलत हैं, तो आप उसको चेक रीचेक जरूर करिए। इसके बाद है देखिए यहां भी मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय स्टैनली वेंस। ये डेफिनेशन स्टैनली वेंस द्वारा दी गई है, ये भी आपको याद करना है। डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेनेशन या समझने जैसा ऐसा कुछ खास नहीं है। मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज, सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव। प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट भी होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स
देखिए टॉप लेवल में सब आते हैं, ऑल ऑफ द अबव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारे लोग जो हैं, मैनेजर, ये सब टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वो बेसिकली सुपरवाइजर, फोरमैन होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो जनरली डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट में भी एज्यूम्ड एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन की कैटेगरी क्यों दी जा सकती है? बिकॉज इट कैन बी रिसीव बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इसको आप एजुकेशन और ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। मैनेजमेंट एक परफेक्ट प्रोफेशन आज की तारीख में भी नहीं है, बट इट इज स्ट्रांगली गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशन इन फ्यूचर। भविष्य में ये प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, बिहेवियर है। मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, आपने पढ़ा है, इसमें साइंस के भी गुण हैं, आर्ट्स के भी गुण हैं। हालांकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के गुण हैं। The name of a specific purpose of establishing effective coordination in different part of the business, व्यवसाय के विभिन्न भागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष प्रक्रिया यह है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसका सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, सामूहिक प्रक्रिया भी है, मतलब आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए द वर्क ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, आमतौर पे सुपरविजन और कर्मचारियों को डायरेक्ट करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली सुपरविजन नहीं करता, सुपरविजन इज जनरली डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। सुपरवाइजर इज सेड टू दोस पर्सन, सुपरवाइजर कौन है? जो काम सौंपता है, डायरेक्शन देता है, उनकी क्वालिटी चेक करता है, ऑल ऑफ द अबव। पर्यवेक्षक वो है जो काम भी देखता है, डायरेक्शन भी देता है और उनको सुपरवाइज करता है, क्वालिटी चेक करता है, ऑल ऑफ द अबव है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? स्किल मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है एफिशिएंट, कुशल प्रबंधन। जितना ज्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, जितने ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स होंगे आपके देश की कंपनियों में, देश उतना जल्दी कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, तरक्की होगी। प्लानिंग का बेस क्या है? प्लानिंग किस चीज पर आधारित है? देखिए फोरकास्टिंग, आपने पढ़ा भी होगा पूरा कि प्लानिंग का जो प्रक्रिया होती है, प्लानिंग प्रेमाइसिस एक बेस्ड होता है जो कि भविष्य के एक कैलकुलेटेड अनुमान पर बेस्ड होता है। तो फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स द बेस ऑफ प्लानिंग। अब इसमें लिखा है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या है, इसका हिस्सा क्या है? कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। कार्यक्रम, प्लान, प्रोग्राम्स प्लानिंग का एक हिस्सा है। प्रोग्राम, स्ट्रेटजी आपने पढ़ा है, पॉलिसी आपने पढ़ा है, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, ये सब प्लान्स के टाइप है। तो इसका सही उत्तर है प्रोग्राम। कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन, कंट्रोलिंग किस चीज पर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजेशन पर, इंटरफेरेंस पर, कोऑर्डिनेशन पर। देखिए प्लानिंग आपने अगर पढ़ा होगा, प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग भले आखिरी फंक्शन है। कंट्रोलिंग में जो स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं डेविएशन निकालने के लिए, उसकी शुरुआत, उसका फॉर्मेशन प्लानिंग में ही हो जाता है। अगर प्लानिंग में स्टैंडर्ड्स ना बने तो कंट्रोलिंग करना संभव नहीं है। कंट्रोल इज अप्लाइड, किस पर कंट्रोल किया जाता है? क्या खाली लोअर पर, मिडिल पर, टॉप पर? देखिए ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग हर लेवल के लिए, मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल के लिए है, कंट्रोलिंग सारे लेवल्स के लिए की जाती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, द बेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, जो भी प्रबंध के प्राथमिक और द्वितीय कार्य हैं, उनका बेस क्या है? देखिए उनका बेस है प्लानिंग, सारी चीजें प्लानिंग पर डिपेंड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब प्लानिंग यानी योजना पर डिपेंड है।
फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन तीनों से डायरेक्ट एचआरएम का कोई मतलब नहीं है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है, इसमें अंतर भी होते हैं, इनके प्रोसेस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हमें जानना है। यह 74 का पहला। मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस, ऑफिस का मेन काम क्या है? क्या टू कीप सेफ द लेटर्स फॉर फ्यूचर, टू कैलकुलेट द सैलरीज, टू कीप सेफ रिकॉर्ड एंड लेटर फॉर फ्यूचर? तो यह है टू कीप सेफ रिकॉर्ड्स एंड लेटर फॉर फ्यूचर। ऑफिस का कार्य सैलरी कैलकुलेट करना नहीं है, सैलरी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, ये सारा किसी भी ऑफिस का काम होता है। रियलाइजेशन अकाउंट जो आमतौर पे पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के समय बनता है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन के कॉन्सेप्ट पर चलता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन, अगर हमने क्रेडिटर्स को कुछ पैसे पेमेंट किए, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? टोटल एसेट बढ़ जाएगी, टोटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ये संभव नहीं है। डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट। अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो कैश भी घटेगा और क्रेडिटर्स भी घटेंगे, यानी लायबिलिटी और कैश दोनों, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों डिक्रीज हो रहा है। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल लोकल ट्रेड के लिए नहीं होता, तो बोथ ऑफ द अबव सही नहीं हो सकता। Which of the following error is interference in preparing trial balance? देखिए, ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव करता है, गलतियों के बावजूद भी अक्सर ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। बट कौन सी ऐसी गलती है जिसको ट्रायल बैलेंस पकड़ने में बहुत परेशानी होती है? वो होती है कंपनसेटरी एरर, पूरक त्रुटि। आपने कहीं पर मिस्टर ए को 100 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया, कहीं पर 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ये दोनों कंपनसेटिंग एरर मिल करके उस अकाउंट के बैलेंस को बराबर कर देंगी, जबकि गलती दोनों जगह हुई है। इसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन में काफी समस्या पैदा करता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब के सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी आपका पढ़ा हुआ है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है 2। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं, और ये भी आपका पेपर एग्जाम में आया हुआ पेपर है, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, फेमस डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, ये बहुत फेमस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं एडम स्मिथ को। भारत का लार्जेस्ट बैंक इस प्रश्न पत्र के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर आज की आप बात करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को मिलाकर एक साथ देखा जाएगा तो एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक। डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस। ये डिमांड की डेफिनेशन है, आपको याद करनी होगी, प्रोफेसर बेनहेम। ये डेफिनेशन याद ही करनी होगी, इसको एक्सप्लेन करना या समझना मुश्किल है। एग्जाम के पर्पज से इसको लर्न ही किया जा सकता है। डिमांड को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर्स कौन से हैं? चीजों की यूटिलिटी भी है, आपकी इनकम भी है, प्राइस भी है, ऑल ऑफ द अबव
ये सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले जाते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर हमेशा मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोल सकते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो अपनी रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को ही देता है। इंटरनल ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य नहीं है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको शेयर होल्डर से अपॉइंट करते हैं। ही और शी कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो अपनी रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को देते हैं। जहां पर एक माइनर चेंज हो रहा है, प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज हुआ लेकिन ग्रेट चेंज इन डिमांड, मान लेते हैं प्राइस बहुत फ्रैक्शन में डाउन हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बर्स्ट हो गई, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बहुत माइनर प्राइस का चेंज और बहुत बड़ा डिमांड का चेंज, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन। देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ प्रोडक्शन अप्लीकेबल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है। ये शॉर्ट या लॉन्ग रन के बारे में नहीं बता रहा है, इसका सारा ऑल ऑफ द अबव सही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, डिमिनिशिंग भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय आरबीआई। देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हमेशा आरबीआई करता है, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच दे डू जॉइंटली विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसका सही आंसर है बी, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करता है, ना कि आरबीआई। इसमें से एडवर्टाइजमेंट के ये सारे तरीके हैं, ये मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। प्रीवियस ईयर शब्द का क्या मतलब होता है, आमतौर पे इनकम टैक्स में यूज होता है। प्रीवियस ईयर मींस असेसमेंट ईयर से पहले वाला, जैसे अभी आप बोलेंगे कि असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, जिसमें हम 24-25 की कमाई पर इनकम टैक्स का असेसमेंट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। अगला प्रश्न है, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन दी है। परफेक्ट कंपटीशन आपको मालूम है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, ये सब इसके फीचर्स हैं। ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर लेफ्टविच ने, प्रोफेसर लेफ्टविच। ये भी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। देखिए फिर ये क्वेश्चन है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर ऑपरेशन। ये डेफिनेशन दी है स्पाइसर एंड पेगलर ने, स्पाइसर और पेगलर, ये भी लर्न करना है आपको। अगला प्रश्न है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ये भी डबल एंट्री की डेफिनेशन है, आर.एन. कार्टर द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कॉमन क्वेश्चन है, इटली में ल्यूका पैसियोली ने 15th सेंचुरी में दिया था। ईयर भी मैंने आपको पहले के क्वेश्चन पेपर्स में बताया है, आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया है, इनकी किताब के बारे में। यहाँ एक आप एडिशनल क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, 1953 में ल्यूका पैसियोली की बुक को ह्यूज ओल्ड कैसल नाम के इकोनॉमिस्ट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पहले ये इटालियन भाषा में थी। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको सारी भी जरूरी जानकारी डिस्क्लोज करनी है बिना हाइड किए हुए। ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, इस पर हम वैल्यू करते हैं। किस कारण से करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है किस कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, तो यह है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो ये कहता है कि एंटीसिपेटेड लॉसेस को आप अकाउंट्स में शो करिए, उसके लिए प्रोवाइड करके चलिए, लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को इग्नोर करिए। तो यह है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। जर्नल एंट्रीज में
कितने कॉलम होते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो ये 5 कॉलम हो गए। मशीनरी परचेज इन दिस जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब भी कोई एसेट आती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उस एसेट को हमेशा डेबिट करते हैं। एसेट डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? लेजर में आमतौर पे 4 कॉलम होते हैं। आप इसमें पर्टिकुलर्स बनाते हैं, लेजर फोलियो बनाते हैं, डेबिट बैलेंस बनाते हैं और क्रेडिट बैलेंस बनाते हैं। तो 4 इसका आंसर है। लेजर, ये लेजर है। लेजर में भी 4 होते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी 4 होते हैं। ये चारों मैंने बताया ट्रायल बैलेंस के। लेजर में लेफ्ट साइड में यानी डेबिट साइड में 4 और क्रेडिट साइड में भी 4 होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर राइट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्योंकि 8 यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है तो 4 ही इसका आंसर है। ट्रायल बैलेंस में भी 4 ही कॉलम आमतौर पे होते हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेपो रेट क्या होता है? कई बार पढ़ाया है। बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई। रेपो रेट भी यही होता है, बैंक रेट भी यही होता है। रेपो रेट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन, जिसका असर तुरंत दिखाई पड़ता है। बैंक रेट लॉन्ग रन में वर्क करता है। फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस विच मेथड इज यूज जनरली? देखिए, ऐसे तो ट्रायल बैलेंस के लिए टोटल मेथड भी है, बैलेंस मेथड भी है, टोटल एंड बैलेंस मेथड भी, तीनों मेथड है। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हम हमेशा बैलेंस मेथड से बनाते हैं। जिस लेजर का डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड में और जिसका क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये बैलेंस मेथड है। कौन से बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? बैंकिंग वाले एमसीक्यू में भी मैंने बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1955 में ये बैंक नेशनलाइज हुआ है। देखिए, गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल है, ये इंग्लैंड का केस है। गार्नर, मरे और विल्किंस इसमें तीसरे पार्टनर का नाम था। ये केस बहुत पुराना है। इंडिया में भी चाहे तो पार्टनरशिप फर्म इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो आपस में एग्रीमेंट में है। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उसके इंसॉल्वेंसी से लॉस को बचे हुए पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट रेशियो में नहीं। द एसेट विच आर परचेज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी नॉट फॉर रीसेल, ऐसी एसेट जो फर्म की, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती है लेकिन रीसेल के लिए नहीं होती, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स अलग है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। करेंट एसेट्स में स्टॉक वगैरह भी आता है जो रीसेल होता है। वेस्टिंग एसेट्स आमतौर पे माइंस वगैरह को बोलते हैं, कोल माइंस, ऑयल वेल्स, जिसकी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है क्योंकि उसमें से मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। करेंट लायबिलिटी क्या होता है? देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो अगर करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल कर दें तो करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इस फॉर्मूले से ही बना है। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? देखिए, प्लानिंग कमीशन अब डिसॉल्व हो चुका है। इसने 12 5 ईयर प्लान बनाए। 31 मार्च 2017 को 12वां और आखिरी 5 ईयर प्लान भारत का कंप्लीट हुआ। 2015 में नीति आयोग बन गया था। प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन जब तक था, फाइनेंस मिनिस्टर ही उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉन टू असर्टेन पोजीशन ऑन सर्टेन डे? पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमेशा बैलेंस शीट होती है। ये तीनों अकाउंट हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी एक पर्टिकुलर डेट को। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए होता है।
इसमें से किसको बैलेंस शीट में शो करेंगे? रियल एसेट को, आर्टिफिशियल एसेट को, बोथ को? देखिए, चाहे किसी भी तरह की एसेट हो, रियल एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, टेंजिबल एसेट हो, करेंट एसेट हो, अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट में शो होगी बोथ ऑफ द अबव। सी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, देखिए कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है जो बैलेंस शीट में भी दी रहती है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस में दी रहती है या एडजस्टमेंट में दी रहती है। अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो वो सिर्फ एक जगह आएगी, और वो कौन सा साइड होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। प्रीपेड रेंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट एसेट होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो वो सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। अगर ये दोनों, अगर ये एडजस्टमेंट में दिए होते तो दो जगह एंट्री होती। अगर प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट में दिया होता तो ये आपका पीएल अकाउंट में भी आता, बैलेंस शीट में भी आता। अगला प्रश्न है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। जो भी चीज एडजस्टमेंट में होगी वो कम से कम दो जगह अफेक्ट करेगी। वो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा ही, बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, उसमें भी राइट साइड में आएगा। अगर ये एडजस्टमेंट में ना देके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में आता, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 हो सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से चलती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बताता है कि मिनिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की उसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए, अगर पार्टनर्स और फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर द्वारा जो फर्म को लोन दिया गया है या एडवांस दिया गया है, उस पर उसको 6% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अगर एग्रीमेंट है तो इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर फर्म ने पार्टनर को एडवांस या लोन दिया है तो उस पर कितना % इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा पार्टनर द्वारा? तो उसका आंसर है कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट ना हो फर्म द्वारा पार्टनर को दिए गए लोन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ये किस पर अप्लीकेबल है? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी उन लोगों को ऑफर करती है जिनके पास पहले से कंपनी के शेयर हैं, यानी जो पहले से शेयर होल्डर हैं। ये वेंडर्स, प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के लिए नहीं होते हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग चीज है, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जब कुछ नहीं लिखा है तो उसको जनरल पार्टनरशिप मानेंगे, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आपने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग निकालने के लिए मिड ऑफ द मंथ होता है तो 6/12 लगाया जाता है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो 6.5/12, एंड में 5.5/12 का फॉर्मूला लगता है, तो ये 5.5 है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डैश टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की सही वैल्यू पता करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, न्यू पार्टनर्स पेज द अमाउंट ऑफ डैश टू गेट द सर्टेन पार्ट इन द फ्यूचर। नया पार्टनर जब आता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, जो कि वो लाता है, फर्म में देता है, जिसको कि पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका सही आंसर है गुडविल। देखिए, ये आज का पेपर फास्ट ट्रैक मोड में 125 क्वेश्चन आपकी तैयारियों को बूस्ट करने के लिए। एग्जाम की डेट जो भी हो, आपको तैयारियों में लगे रहना है। एग्जाम होना ही है, आज नहीं होना है, कल नहीं
होना है, लेकिन परसों होना है, कभी ना कभी वो होगा। तो आपको अपनी तैयारियों को और बूस्टअप करना है। ये 125 क्वेश्चन का सेट उसमें जरूर मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप मेरे द्वारा दिए गए अपडेट्स को फॉलो कर सकें और अपने एग्जाम में मदद ले सकें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।